हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए क्योंकि आगे के सेशन जो आपको मिलने वाले हैं वो अब मैं आपके लिए केमिस्ट्री का भी सेशन लेके आ रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो बायोलॉजी पार्ट 10th में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जनरल साइंस का। तो आरआरबी मिशन में हम लोग साथ देंगे इन पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं। सारे एमसीक्यूज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पूरा ये लेसन पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लास्ट जो सेशन मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने पूछे थे। आई होप आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में मुझे आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द कॉमनली नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आमतौर पर जैविक घड़ी के रूप में क्या जाना किसे कहा जाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, यानी हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है जिसे जैविक घड़ी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? जी बिल्कुल सही है आप। करेक्ट आंसर आपके माइंड में आई होप आ चुका होगा। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारे हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, जो दिन और रात के चक्र के बारे में बताती है। दिन और रात का जो चक्र होता है इसके बारे में बताती है, यानी डे एंड नाइट साइकिल के बारे में बताती है। इसी से हमें पता चलता है कि दिन 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात कैसे हैं। ये पूरी साइकिल जो चलती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना है अगर आपको पता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये आपको नहीं पता। तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज। आपने देखा होगा ये रेलवे के एग्जाम में लास्ट ईयर के बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव में वो कौन सा ऐसा ऊतक है, वो कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो स्केलेटल नर्व्स, कनेक्टिव या जर्मिनल सेल। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका जो हमारी होती है उसमें आफ्टर बर्थ सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको रीजन बता दूं। देखिए हमारी जो नॉर्मल सेल होती है, मान लीजिए कि ये हमारी कोई सेल है। इस सेल के अंदर पाया जा रहा है ये केंद्रक, यानी जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और ये है क्रोमेटिन थ्रेड। इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारे एनिमल सेल में। ये मैं जो बता रही हूँ ये जंतु कोशिका में बता रही हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा एनिमल सेल में पाया जाता है। तो एनिमल सेल में ये जो स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के ऊपर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। या आप इसे एक और नाम से जानते हैं, हिंदी में हम लोग इसे तारक काय के नाम से जानते हैं। तो ये जो तारक काय है या सेंट्रोसोम है, ये जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कैसे? तो जब कोशिका को विभाजित होना होता है तो इस कोशिका का ये जो सेंट्रोसोम है बीच से टूट जाता है और आपके कोशिका के दो अपोजिट पोल्स पे ऐसे चला आता है, जिसके कारण से एक फाइबर का ऐसी संरचना बनता है। इसे हम लोग स्पिंडल कहते हैं, यानी ढोलक लाइक संरचना बन जाता है, ढोलक जैसी संरचना बनती है। और इसी के ऊपर आपके जितने भी गुणसूत्र हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स आकर के इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ अरेंज हुए किसके कारण से? तारक काय के विभाजित होने के कारण से। अब ये बीच से ऐसे डिवाइड हो जाता है और डिवीजन करके दो अलग अलग सेल में ये पूरा का पूरा आपका जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग सेल में बट जाता है। तो इस तरीके से आपका कोशिका विभाजन और केंद्रक विभाजन हो जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये बताया है। ये प्रोसेस बहुत ही वाइड होता है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेल्स बनी है। क्यों? जब ये स्पिंडल बना, जब ये जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है वो डिवाइड किया, तब ये प्रोसेस हुआ। तो सेंट्रोसोम का यहाँ पे मेन रोल है। तो आपकी जो नर्व सेल होती है ना, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें ये सेंट्रोसोम जो होता है ये एब्सेंट होता है। तो जब सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तब कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। इसीलिए तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता।
नेक्स्ट है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, यानी डीएनए की जो द्विकुंडलित वक्रता है वो आपस में किस तरह से बंधी रहती है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा है कुछ इस टाइप का होता है, तो पूछ रहा है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों हेलिक्स है ये आपस में ऐसे किस तरीके से जुड़े होते हैं, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सी सी डबल बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ कौन सा है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आप सभी को पता है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एडेनिन, एडेनिन, ठीक है। दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा जो नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है थायमीन। तो इस तरीके से आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हो गए जिनका सिंबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, जी, सी एंड टी। तो ए जो होता है ये डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है और जी जो होता है ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बता रही हूँ, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोई कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज टू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी यहाँ जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, एडेनिन हमेशा थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, यानी सुनने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा लोब है जिससे हम सुन सकते हैं या किसी सुनी हुई चीजों को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब या पैरिएटल लोब। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो होता है ये आपके कान के ऊपर पाया जाता है, मस्तिष्क में कान के ऊपर वाला लोब होता है जिससे हम किसी भी चीज को सुन सकते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन अ फूड चेन इज इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज, यानी खाद्य श्रृंखलाओं में गैर अपघटनशील कीटनाशकों का संचय प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये देखिए ये होता क्या है, अगर मैं एक खाद्य श्रृंखला बना दूं यानी एक फूड चेन में बनाऊं, प्लांट को खाने वाला डियर, डियर यानी हिरण है, और हिरण को खाने वाला कौन है, लॉयन है यानी शेर है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूँ ऊर्जा स्तर की, अगर मैं बात करूँ तो अगर इसमें 10,000 जूल एनर्जी है, अगर इसमें 10,000 जूल एनर्जी है, तो आप सभी लोगों ने लेंडेमान का 10% लॉ पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक ऊर्जा स्तर में जो एनर्जी होती है वो अवेलेबल एनर्जी का केवल 10% आगे मूव करती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 जूल, और इसका 10% अगर आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 जूल। तो आप देख सकते हो ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा कहाँ पे है। अगर मैं इसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसे सेकंड और इसे थर्ड बना दूं, तो आप बता सकते हो कि अगर ऊर्जा यानी एनर्जी का अगर लेवल देखा जाए, तो एनर्जी यानी ऊर्जा का लेवल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होता है। सबसे पहला जो ऊर्जा लेवल होता है उसमें होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक प्लांट को, एक कोई प्लांट है, उस प्लांट को हम लोगों ने मान लीजिए 10 ग्राम अगर हम लोगों ने पेस्टिसाइड दिया, पेस्टिसाइड का मतलब हो गया कीटनाशक, ठीक है। कीटनाशक जो हम आर्टिफिशियल देते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, गैर अपघटनशील होता है। तो एक प्लांट को आपने 10 ग्राम दे दिया, ठीक है। अगर एक डियर ने, अगर मान लीजिए इस लेवल में कितना था, 10 ग्राम था, एक जो हिरण है उसने उसने अगर 10 प्लांट को खाया, तो 10 × 10 यानी कितना हो गया, 100 ग्राम इसमें पेस्टिसाइड चला गया हिरण में, ठीक है। अब हिरण, अगर एक लॉयन, एक शेर ने अगर 2 हिरण को खाया, तो 100 × कितना हो जाएगा, 2, यानी 200 ग्राम आपका पेस्टिसाइड आपको कहाँ मिलेगा, लॉयन लेवल में मिलेगा।
तो आप देख सकते हो कि जो पेस्टिसाइड है, जो कीटनाशक है, उसकी मात्रा आपको सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रही है? लास्ट ट्रॉफिक लेवल में दिखाई दे रही है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो हानिकारक केमिकल हैं, उनका लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो लास्ट यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल में, लास्ट ऊर्जा स्तर जो भी होगा, उसमें सबसे ज़्यादा होगा। और अगर पूछा जाए कि एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो वो एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होगा। तो ये आप जो देख रहे हो कि हार्मफुल केमिकल्स का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो केमिकल्स हैं वो जो इकट्ठा होते जा रहे हैं, जो हानिकारक तत्व हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, इसी को हम लोग टर्म क्या देते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, या हम लोग इसे क्या कहते हैं हिंदी में? जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न विथ। दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे भी क्लास लेती हूँ, डेली मेरी क्लासेस चलती है अनअकैडमी पे लाइव। तो अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो अगर आप मुझसे, तो आप आसानी से मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हो। वहाँ की जो टाइमिंग होती है, शाम को 3 बजे की टाइमिंग होती है, डेली 3 बजे से 4 बजे क्लास लेती हूँ। और यूट्यूब पे, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे जो मैं क्लास लेती हूँ वो शाम को 4 बजे लेती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो लाइव क्लासेस चलती हैं, आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न विद, यानी स्तनधारियों में जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो मुख्यतः किस चीज से संबंधित होती हैं? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, सेक्स अट्रैक्शन, या थर्मोरेगुलेशन, यानी नाइट्रोजन वाले कचरे का उत्सर्जन, अतिरिक्त लवण को हटाना, सेक्स आकर्षण, या तापमान। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्मोरेगुलेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जो पसीने की ग्रंथियां होती है वो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए होती हैं। पसीना जब आपको निकलता है तो आपने देखा होगा, आप फैन के नीचे बैठो तो आपको थोड़ा कूल फील होता है, थोड़ा ठंडा लगता है। तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, इसकी वजह से आपकी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के तंत्र पाए जाते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये हुआ आज का सेशन हमारा कंप्लीट। ये है अनअकैडमी का मेरा यहाँ पे लिंक, इस लिंक से आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक आपको दिखाई दे रहा है, फेसबुक लिंक भी आपको दिख रहा है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल ये आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। ग्रुप का नाम है इको क्लासेस, बिल्कुल चैनल के नाम पे ही है। तो आप ये फेसबुक पे अगर आप जाओगे इस जीमेल आईडी से, जैसे ही आप मुझसे जुड़ोगे तो वहाँ पे आपको इको क्लासेस करके मेरा आपको फेसबुक ग्रुप दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्विजेस कराए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का हमारा सेशन हुआ कंप्लीट। अगर आपको मेरा पूरा ये सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक चैप्टर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।